दोस्तों, इनकम टैक्स का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को घबराहट होने लगती है और गलती से कहीं इनकम टैक्स का अगर कोई नोटिस वगैरह आ जाए या फिर कोई ईमेल आ जाए जिसमें आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी हो, या कई जगह मैंने देखा है जहां पे इन्फॉर्मेशन दी भी जाती है तो उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इनकम टैक्स वाले हमें परेशान कर रहे हैं या फिर इनकम टैक्स ने हमारी चोरी पकड़ ली है, या कुछ भी नॉर्मल आदमी जो है काफी घबरा जाता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि आपको बताने के लिए कि इनकम टैक्स असेसमेंट के टाइप क्या हो सकते हैं और कितने तरीके का इनकम टैक्स असेसमेंट होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसून अग्रवाल और आप देख रहे हैं प्रसून की पॉकेट, जहां पे मैं बात करता हूं फाइनेंस के बारे में आसान शब्दों में। तो आज हमारा टॉपिक है कि मैं आपको बताऊंगा कितने टाइप की इनकम टैक्स असेसमेंट्स होती हैं और वो बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही छोटे स्वरूप में मैं आपको बताऊंगा कि कब कब आ सकता है नोटिस और उसका मतलब क्या होता है। इनकम टैक्स असेसमेंट के कितने प्रकार होते हैं उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इनकम टैक्स असेसमेंट होता क्या है। इनकम टैक्स असेसमेंट बेसिकली सिंपल इतनी सी बात होती है कि जहां पर आपकी दी गई इंफॉर्मेशन को एसेस करता है असेसिंग ऑफिसर, यानी इनकम टैक्स ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन को एसेस करता है, समझता है, जांचता है, परखता है कि आपने वो इंफॉर्मेशन सही दी है कि नहीं। वो कैसे चेक करता है, उसके बाद डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जहां से वो इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, आपके पैन नंबर से लिंक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। उसके अलग अलग तरीके होते हैं, तो वहां से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और वो चेक करता है कि आपने जो इंफॉर्मेशन अपनी रिटर्न में, इनकम टैक्स की रिटर्न में दी है, क्या वो सही है कि नहीं। यही है एक सिंपल सा इनकम टैक्स असेसमेंट। अब कितने प्रकार की इनकम टैक्स असेसमेंट होती है? मेनली 4 प्रकार की इनकम टैक्स असेसमेंट्स होती हैं। पहली असेसमेंट होती है सेल्फ असेसमेंट, जिसे बोलते हैं सेक्शन 140A की। दूसरी असेसमेंट होती है सेक्शन 143(3) की, इसको बोलते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। उसके बाद आता है सेक्शन 144, जिसको बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। और चौथी आती है सेक्शन 147 की, इसको बोलते हैं इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। चारों के बारे में आपको बता देता हूं एक एक करके। सबसे पहला आता है सेल्फ असेसमेंट। इसके नाम से ही क्लियर है, आपको खुद अपनी इनकम को एसेस करके रिटर्न की फाइलिंग करनी है और इनकम टैक्स भर देना है। इनकम टैक्स असेसमेंट का मेन पर्पस क्या होता है कि आप अपनी इनकम और जो खर्चे हैं उसका असेसमेंट ठीक तरीके से करें। उसके बाद जो आपकी इनकम आएगी उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है उसको सही तरीके से ईमानदारी से कैलकुलेट करके सरकार को जमा करें। सरकार उसी की जांच करती है। सेल्फ असेसमेंट में यही होता है कि आप अपनी इनकम और खर्चों को खुद एसेस करते हो या सिर्फ इनकम को एसेस करते हो, और एसेस करने के बाद उसके ऊपर जो भी टैक्स आता है वो टैक्स भर के और एक लॉ के अकॉर्डिंग आप उसको रिटर्न भर देते हो, इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे देते हो। उसके बाद आता है सेक्शन 143(3), इसे बोलते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। सरकार क्या करती है, इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करते हैं, उनके एक तय पैमाने हैं, काफी ज्यादा एक कैटेगराइजेशन बना है कि साल में कितने % रिटर्न की हमें स्क्रूटनी करनी है। अब सपोज जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं कि आप लगातार एक इन्फॉर्मेशन देते रहो, देश में काफी सारे लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो उसकी सत्यता जांचने के लिए 100% असेसमेंट पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, चलो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। चलो मान लेते हैं कि जिसने 15 लाख के ऊपर की रिटर्न भरी है उसको हम स्क्रूटनी असेसमेंट में लेके जाएंगे। यानी 15 लाख के नीचे वालों को हम एक कैप दे रहे हैं कि चलो ठीक है, हम आपकी असेसमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको सही से भरना है। आपकी असेसमेंट हम कभी भी कर सकते हैं, हमारे पास पूरा अधिकार है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। एक तरीके से सैंपल बेसिस में उनके एक तय पैमाने होते हैं कि हम किसकी असेसमेंट करें, और ये सब कुछ सिस्टम ड्रिवन होने लगा है आजकल। पहले मैनुअली था, आजकल सब कुछ सिस्टम ड्रिवन होने लगा है। सिस्टम डेटा निकाल के देता है, भाई हाँ इन लोगों का हमें स्क्रूटनी असेसमेंट करना है। उनको नोटिस जाता है, उनसे बोला जाता है कि देखिए आपने इस फाइनेंशियल ईयर में, इस असेसमेंट ईयर में ये इनकम टैक्स रिटर्न भरा था। जिसमें एग्जांपल के लिए मैं बोल देता हूं 16 लाख रुपए आपने इनकम दिखाई गई है, कृपया इसके डॉक्यूमेंट्स, इसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमको दें। एग्जांपल के लिए मैं बोल देता हूं आपने 80C में 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट दिखाया जिसमें LIC उसका अदर इन्वेस्टमेंट है, आपने होम लोन का दिखाया है डॉक्यूमेंट, आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, आपने 80G में डोनेशन दिया है, तो ये सारी रसीदें मांग सकता है। वो मांग सकता है कि आप अपने हमें डोनेशन की स्लिप दीजिए। आप वो मांग सकता है कि आपने जो EMI पेमेंट किया आप अपनी बैंक से अपना होम लोन का स्टेटमेंट निकाल के दीजिए। आप LIC की प्रीमियम पेमेंट की रिसिप्ट दीजिए। आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस है तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट की रिसिप्ट दीजिए, पॉलिसी डॉक्यूमेंट दीजिए। इनकम जो हुई है इनकम की आप हमें रसीदें दीजिए, या फिर अगर आप सैलरी क्लास है फॉर्म 16 दीजिए। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन वो मांग सकता है। कहीं इनकम का अगर बेसिस अगर आपने कहीं छुपाया होगा
तो वो चेक करेगा। अगर आपने नहीं छुपाया और वो सेटिस्फाइड है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो रिटर्न में वो सही है, आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं सब सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो सेक्शन 143(3) में ऑर्डर पास करेगा। उस ऑर्डर में इनकम आपकी कम भी हो सकती है, इनकम ज्यादा भी हो सकती है। अगर कम होगा तो इनकम टैक्स रिफंड आ जाएगा, और अगर बढ़ेगा तो आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। पेनल्टी जो होती है वो डिपेंड करेगा, आपको अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपने जानबूझ के इनकम छुपाई है तो आपके ऊपर इनकम टैक्स की पेनल्टी भी लग सकती है। ये तो था दूसरे टाइप का सेक्शन 143(3) का असेसमेंट, इसे बोलते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जो होता है सेक्शन 144। ये काफी खतरनाक असेसमेंट है जो कि आदमी को बचना चाहिए इस तरीके से। इसमें क्या करता है, अगर आपको नाम से क्लियर है बेस्ट जजमेंट, यानी मेरी जजमेंट, मैं अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग आपकी इनकम को कैलकुलेट करूंगा, इनकम को एसेस करूंगा। अब वो कौन होता है जो बेस्ट जजमेंट करता है, वो होता है असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर कौन होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर जो आपकी इनकम एसेस करेगा उसे हम बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर। तो इनकम टैक्स ऑफिसर अपनी बेस्ट जजमेंट लगाता है आपकी इनकम को एसेस करने के लिए। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, उसके कारण ये, अगर आपने रिटर्न नहीं भरी है, आपको एक नोटिस दिया गया है, उस नोटिस के बाद भी आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी, आपने रिटर्न नहीं भरी थी, इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस गया कि आप अपनी रिटर्न भरिए इस टाइम लिमिट के अंदर, आपने वो भी नहीं भरी, आपने नॉर्मल रिटर्न भी नहीं भरी। इनकम टैक्स वाले ने बोला अच्छा आपने रिटर्न नहीं भरी है, कोई बात नहीं, आप हमें ये डॉक्यूमेंट दे दो, अपने इनकम एक्सपेंडिचर का डॉक्यूमेंट दे दो, वो भी आपने नहीं दिए, या डॉक्यूमेंट दिए उससे जो ऑफिसर है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपनी तरफ से एक ऑर्डर पास कर सकता है सेक्शन 144 में, जिसमें वो अपने अकॉर्डिंग आपको आपकी इनकम को एसेस कर सकता है। सपोज आपने बोला है कि मेरी इनकम तो सब 5 ही लाख रुपए है, मेरे ऊपर तो कोई टैक्स बनता ही नहीं है, लेकिन आपके जब डॉक्यूमेंट देखे गए या आपने अगर डॉक्यूमेंट नहीं भी दिए थे, पर बैक चैनल से जो इन्फॉर्मेशन निकाली गई आपके पैन नंबर से, आपके आधार नंबर से, वो दिखाती है कि आपकी इनकम तो भाई 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख के है, तो वहां पे आपकी इनकम को बेस्ट जजमेंट करके वो असेसमेंट करेगा, इनकम टैक्स का पेमेंट आपका जो ड्यूज निकालेगा, साथ में उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाएगा और पेनल्टी भी निकालेगा। अब सवाल ये है कि ये जब असेसमेंट पास होता है, कोई भी असेसमेंट ऑर्डर जब पास होता है और उसमें इनकम टैक्स आपका पे बिल आता है, यानी आप कहते हो कि मेरा कुछ भी नहीं बन रहा, मान लो मैंने बोला मैंने 5,000 रुपए टैक्स भरा है, मेरा बस यही बनता है, सपोज 5,000 10 रुपए भी आ गया, तो उस 10 रुपए के लिए भी मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी, यानी हम मुझसे पूछा जाएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों ना करा जाए। मतलब ऑर्डर पास होने से पहले मुझे एक समय दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कि आप बताइए आके। सेक्शन 144 में ऑर्डर करने से पहले आपको असेसिंग ऑफिसर एक बार मौका देगा अपनी बात रखने का, अगर आप उसको फेल कर जाते हो ऑर्डर पास हो जाएगा और आपको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद और भी होते हैं कि अपील में जा सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी यहाँ पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का यही मतलब है कि असेसिंग ऑफिसर जो है वो अपनी जजमेंट से आपकी असेसमेंट कर देगा, आपकी इनकम को कैलकुलेट कर देगा। सेक्शन 147 सबसे खतरनाक सेक्शन है पूरे इनकम टैक्स में, और एक तरीके से ये ब्लैक मनी या जो लोग अपनी इनकम को छुपाते हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा, एक कहते हैं ब्रह्मास्त्र बोलते हैं हम लोग, ब्रह्मास्त्र है सेक्शन 147। इसमें क्या करते हैं, इसका नाम भी क्लियर है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है या इनकम टैक्स के अधिकारियों को, पैनल को लगता है कि किसी भी व्यक्ति, सपोज मेरी किसी फाइनेंशियल ईयर की 16, 17, 17, 18 किसी भी फाइनेंशियल ईयर की, मैं आपको आसान शब्दों में बता रहा हूं, जनरली इनकम टैक्स की भाषा में फाइनेंशियल ईयर नहीं बोलते हैं, इनकम टैक्स की भाषा में असेसमेंट ईयर का प्रयोग होता है, असेसमेंट ईयर टर्म का प्रयोग होता है। इसके बारे में मैं आपको अलग वीडियो बता दूंगा कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में अंतर क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर टर्म ज्यादा यूज होता है, लेकिन मैं आपके आसान शब्दों में समझाने के लिए फाइनेंशियल ईयर का यूज कर रहा हूं। तो सपोज इनकम टैक्स ऑफिसर्स को लगता है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में मेरी कोई इनकम छूट गई है, वो मैंने या तो दिखाई नहीं या किसी तरीके से मैंने दिखाई भी नहीं और इनकम टैक्स वाले पकड़ भी नहीं पाए और वो छूट गई। तो अब वहां पर क्या होता है कि इनकम टैक्स वाले के पास, इनकम टैक्स ऑफिसर्स के पास एक पावर दी गई है कि आप पीछे जाके अप टू 4 ईयर्स तक, अगर वो इनकम 1 लाख रुपए तक है, 1 लाख रुपए से कम है बेसिकली, तो 4 साल तक असेसमेंट ईयर के एंड से, सपोज यहाँ पे मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ असेसमेंट ईयर का, कि फाइनेंशियल ईयर 15-16 के लिए 16-17 असेसमेंट ईयर होगा। वो क्यों होता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन 15-16 फाइनेंशियल ईयर के लिए 16-17 असेसमेंट ईयर होता है। वहां से 4 साल तक अगर इनकम 1 लाख से कम है तो वो मेरा केस रीओपन कर सकता है, उस साल की असेसमेंट को रीओपन कर सकता है और मेरी उस साल की इनकम यानी 15-16 फाइनेंशियल ईयर की इनकम को फिर से रिकैलकुलेट करा जाएगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी अगर मेरी इनकम 1 लाख रुपए से कम जो छूट गई है वो पाई जाती है। तो
इन केस अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है तो 6 साल तक का ओपन करा जा सकता है। यानी पहले ऑफिसर को डिसाइड करना पड़ेगा भाई इस फाइनेंशियल ईयर की कितनी इनकम है, क्या वो 6 साल पहले की है। अगर वो 6 साल पहले की है तो वहां पर 1 लाख रुपए से ज्यादा है क्या, अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप खोल सकते हो केस, नहीं तो नहीं खोल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए 16-17 असेसमेंट ईयर से 4 साल 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 यानी फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2000 असेसमेंट ईयर के हिसाब से, अगर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आप देख लो 31 मार्च 2021 तक 15-16 के केस ओपन हो सकते हैं। ठीक है, सेम 21 के बाद 21-22 यानी 23 तक अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा आपकी इनकम है तो 6 साल तक आपके केस ओपन हो सकते हैं। अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम है, फाइनेंशियल मतलब फॉरेन इनकम मतलब एनआरआई हो या आप फॉरेन में बिजनेस करते हो, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपने छुपा लिया, तो 16 साल तक 16 इयर्स तक वो इनकम खोली जा सकती है। ये इतना भयंकर, इतना डेंजरस प्रोविजंस हैं इस लॉ में, और यहाँ पे इनके पास पावर दी जाती है इनकम टैक्स ऑफिसर्स को, जहाँ पे वो एक इतने पुराने केसेस को भी रीओपन कर सकते हैं और आपके ऊपर इंटरेस्ट, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन तक भी यहाँ पे हो सकता है। और काफी ज्यादा केसेस रीओपन भी हो रहे हैं। जितने ज्यादा स्कैम्स होते हैं, जब स्कैम पकड़े जाते हैं तो डेफिनेटली वो इनकम का एंगल भी खोल देते हैं, इनकम टैक्स का इनकम का एंगल भी खोल देते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस होते हैं तो वहां पे इनकम टैक्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है, तो वहां पे भी डेफिनेटली 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम होती है और 6 साल तक के पीछे के केसेस खोल दिए जाते हैं। तो ये थे 4 तरीके की असेसमेंट। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप बताइएगा जरूर कमेंट्स में। कोशिश कर रहा है मैंने आपको आसान शब्दों में बताने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में दबाना है बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। करता हूं इस वीडियो के, मिलूंगा फिर मैं किसी और वीडियो में आपको इसी तरह आपकी मदद के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।